तीसरा जो है, नीचे महाशक्तियां द्वारा बनाए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए गए हैं। प्रत्येक कथन के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो जैसे देखिए, पहला है, गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था। ये बिल्कुल सही है। सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था। ये भी सही है। जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था। ये भी सही है। महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी। ये बिल्कुल गलत है। ओके, चौथा प्रश्न है, नीचे कुछ देशों की एक सूची दी गई। प्रत्येक देश के सामने लिखे कि यह शीत युद्ध के दौरान किस गुट में शामिल थे। तो पहला जो है पोलैंड, तो पोलैंड जो था तो सोवियत संघ साम्यवादी गुट से, ठीक है ना। दूसरा है फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीवादी गुट से। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीवादी गुट से। नाइजीरिया गुट निरपेक्ष से। उत्तरी कोरिया सोवियत संघ के साम्यवादी गुट से। और श्रीलंका गुट निरपेक्ष से। ओके, ये रहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। शीत युद्ध में हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे। शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। अमेरिका ने जापान के खिलाफ 2 परमाणु बमों का प्रयोग किया। अमेरिका द्वारा परमाणु बमों के आविष्कार ने अमेरिका में इस भावना का विकास किया कि अब वह विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। परंतु अमेरिका की शक्ति, परमाणु शक्ति ने सोवियत संघ को शांत रहने के बजाय उसे भी परमाणु बम बनाने के लिए प्रेरित किया और उसने भी जल्द ही इसे बनाने में सफलता पाई। अब ये दोनों महाशक्तियां परमाणु बम संपन्न हो चुके थे। दोनों महाशक्तियों ने अपने परीक्षणों को और तेज किया तथा अधिक से अधिक विनाशकारी हथियार बनाने और परमाणु परीक्षण करने आरंभ कर दिए। इसने दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में भय, आतंक और असुरक्षा की भावना पैदा की और विश्व का वातावरण तनावपूर्ण होता गया। छोटे छोटे राष्ट्रों ने भी इन महाशक्तियों से नए नए तथा घातक हथियार लेने आरंभ कर दिए और अपनी सेनाओं को उनसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। दोनों महाशक्तियां अपने गठबंधन के सदस्यों को सैनिक हथियारों से युक्त करने लगी कि जाने कब इनका प्रयोग करना पड़े। शीत युद्ध के दौरान कई ऐसे अवसर आए जबकि दोनों शक्तियों के बीच सशस्त्र युद्ध हो सकता था। ऐसे समय हथियारों का प्रयोग किया जा सकता था। इस प्रकार हथियारों की होड़ उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें छोटे बड़े सभी राष्ट्र अपनी सुरक्षा हेतु नए नए तथा विध्वंसकारी हथियार बनाने और उसका जखीरा करने में लगे हुए थे। महाशक्तियों की स्पर्धा के साथ साथ कई क्षेत्रों में भी बहुत से देश अपनी पड़ोसी देशों के साथ स्पर्धा में लीन थे और अपने को पड़ोसी देश से अधिक अच्छे तथा विनाशकारी हथियारों से सुसज्जित करना चाहते थे। कोई भी देश यह नहीं चाहता था कि उसके पास सैनिक शक्ति कम मात्रा में हो, क्योंकि विश्व की राजनीति में किसी भी देश की स्थिति का माप तोल उसकी सैनिक शक्ति के आधार पर भी किया जा सकता है। इस प्रकार शीत युद्ध के कारण हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी। तो ये रहा शीत युद्ध। अगला प्रश्न है कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों कर रखती थी। 3 कारण बताइए। तो महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन रखती थी, ये 3 कारण निम्नलिखित हैं। पहला, ये छोटे छोटे देश महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज की प्राप्ति के स्रोत थे। दूसरा, महाशक्तियां यहाँ से अपने हथियारों और सेनाओं का आसानी से संचालन कर सकते थे। तीसरा, आर्थिक सहायता जिसमें गठबंधन में शामिल छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। ओके, अगला प्रश्न जो है वह है, कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में
एक उदाहरण दीजिए। हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ कि शीत युद्ध शक्ति के लिए संघर्ष था। शीत युद्ध पश्चिमी गुट और सोवियत गुट के बीच एक संघर्ष था। कुछ विद्वानों का तो मानना है कि पश्चिमी गुट लोकतंत्र, उदारवाद और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक था, जबकि सोवियत संघ गुट जनवादी लोकतंत्र और साम्यवादी दल के तानाशाही लोकतांत्रिक केंद्रवाद तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक था। सोवियत संघ संपूर्ण विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना चाहता था, जबकि पश्चिमी गुट उसके प्रसार को रोकना चाहता था तथा विश्व में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था। इस प्रकार शीत युद्ध दो विचारधाराओं के बीच टकराव और संघर्ष था, परंतु विचारधाराओं के टकराव के पीछे की वास्तविक स्थिति यह थी कि दोनों की महाशक्तियां अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहती थी। दूसरे विश्व युद्ध से पहले अमेरिका भी को विश्व की राजनीति में महाशक्ति नहीं माना जाता था, बल्कि ब्रिटेन को यह स्थिति प्राप्त थी। फ्रांस को भी महत्वपूर्ण शक्ति माना जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्तियां के रूप में उभर कर आए। उसके बाद इन दोनों में प्रथम स्थान की प्राप्ति के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। यदि विचारधाराओं के संघर्ष को आधार माना जाए तो दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ को मित्र राष्ट्रों को सम्मिलित किए जाने का प्रश्न भी पैदा न होता। जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण की पश्चिमी देशों द्वारा वैसे ही दृष्टिगोचर किया जाता, परंतु सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा वाला होते हुए भी मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित था और सक्रिय सहयोगी था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विश्व राजनीति में प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही अपने संबंध स्थापित करता है और विदेश नीति का संचालन करता है। केवल विचारधारा के आधार पर नहीं, प्रत्येक राष्ट्र अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। इसका उदाहरण 1971 में भारत पाक युद्ध के समय की घटना है। इस युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान की सहायता है तथा भारत को चेतावनी देने के तौर पर अपना जंगी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में लेकर खड़ा कर दिया। क्या अमेरिका की विचारधारा पाकिस्तान की शासन व्यवस्था से मेल खाती थी? भारत सोवियत संघ का ही सदस्य नहीं था। भारत के लिए बड़े संकट की घड़ी थी। इस समय सोवियत संघ ने भारत की सहायता की और अमेरिका को चेतावनी देते हुए अपना जंगी बेड़ा अमेरिकी बेड़े के पीछे ला खड़ा किया। अमेरिका को चुप रहना पड़ा। क्या भारत की विचारधारा साम्यवादी प्रणाली में मेल खाती थी? वास्तव में दोनों महाशक्तियां हर क्षेत्र में और हर कदम पर एक दूसरे को परास्त करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती थी और स्वयं को संसार में प्रथम स्थान पर स्थापित करना चाहती थी। इस प्रकार शीत युद्ध शक्ति के लिए संघर्ष था। अगला प्रश्न जो है, शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? क्या आप मानते हैं कि इस नीति से भारत के हितों को आगे बढ़ाया? भारत ने आरंभ से ही गुट निरपेक्ष की नीति को अपने विदेश नीति का एक आधारभूत तत्व माना और इसी के तहत उसने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों के साथ ही मित्रता के संबंध बनाए रखने की नीति अपनाई। भारत दोनों में से किसी भी सैनिक गठबंधन में शामिल नहीं हुआ और अपने को दोनों से तटस्थ रखा। भारत ने मुद्दों के आधार पर दोनों देशों की गतिविधियों की प्रशंसा या आलोचना की, किसी गुटबंदी या पक्षपात के आधार पर नहीं। शीत युद्ध के दौरान भारत द्वारा अपनाई गई तटस्थता की नीति के लाभ। भारत द्वारा अपनाई गई तटस्थता की नीति ने भारत के हितों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाया। निम्नलिखित तथ्यों से इस बात की पुष्टि की जा सकती है, जिसमें पहला है, भारत दोनों शक्तियों से मैत्री संबंध बनाए रखने के कारण दोनों ही देशों की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सका और अपने सामाजिक आर्थिक विकास की ओर ध्यान दे सका। दूसरा, दोनों महाशक्तियों से मित्रता होने के कारण उसे शीत युद्ध के कारण किसी भी शक्ति संगठन से या उससे उसके किसी सदस्य से किसी शत्रुता या आक्रमण की चिंता न रही। युद्ध के भय की चिंता से मुक्त होकर वह अपने सामाजिक आर्थिक विकास की ओर अधिक ध्यान दे सका। तीसरा, भारत अपनी विदेशी नीति का निर्माण तथा संचालन स्वतंत्रतापूर्वक बिना किसी बाह्य दबाव के करना चाहता था। इस उद्देश्य की प्राप्ति किसी सैनिक संगठन गठबंधन में सम्मिलित हुए बिना ही हो सकती थी। यदि वह किसी गुट में सम्मिलित होता तो उसे उसका पिछलग्गू बनना पड़ता और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्र निर्णय लेने और स्वतंत्रतापूर्वक भागीदारी नहीं कर पाता। चौथा जो है,
गुट निरपेक्षता की नीति के कारण भारत दोनों ही गुटों के द्वारा सद्भावना की दृष्टि से देखा जाने लगा और इसने कई देशों के आपसी विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। 5वां, स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय भारत सामाजिक आर्थिक औद्योगिक दशा बड़ी शोचनीय थी और उसे गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, अस्त व्यस्त अर्थव्यवस्था, भुखमरी, कृषि का पिछड़ापन, उद्योगों की कमी आदि की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस समय उसकी प्राथमिकता अपने सामाजिक विकास की थी। इसमें इस नीति में ने बड़ी सहायता की। 6वां जो है, भारत उस समय एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। किसी भी गुट से वह समानता के आधार पर आचरण करने की स्थिति में ना होता, बल्कि उस गुट के एक साधारण सदस्य की भूमिका निभाता और उसकी स्थिति गौण ही रहती। 8वां जो है, भारत ने जो विकास तथा प्रगति की है, तकनीक में जो प्रसिद्धि प्राप्त की है, उसमें उसकी स्वतंत्र विदेश नीति का भी काफ़ी योगदान है। अब 8वां आएगा, पहले 7वां था। भारत एक महान देश है और उसमें नेतृत्व की क्षमता भी थी है। दोनों गुटों से अलग रहकर भी वह इस प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकता था जो उसने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना तथा विकास में भूमिका निभाकर किया। आज भारत की गुट निरपेक्ष देशों में सम्मानजनक स्थित है और वह उसके संस्थापकों तथा नेताओं में से एक है। ओके, अगला प्रश्न जो है 9वां, गुट निरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था, तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई? जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था, तब गुट निरपेक्ष आंदोलन के विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में काफ़ी मदद पहुंचाई। शीत युद्ध के कारण विश्व 2 प्रतिद्वंदी गुटों में बंट गया था। इसी संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका, लातीन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्गोडो और घाना के बामे एन क्रूमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये 5 नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। ठीक है ना। प्रथम गुट निरपेक्षता सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों में परिणित था, 3 बातों पर निर्धारित था, जिसमें पहला था इन 5 संस्थापक देशों के बीच सहयोग। दूसरा, शीत युद्ध के प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे को रोकना। तीसरा, 9 स्वतंत्र देशों को निर्गुट आंदोलन में शामिल करना। जैसे जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। इससे गुट निरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। ओके, अब अगला देखते हैं 10वां प्रश्न जो है, गुट निरपेक्ष आंदोलन जब अप्रासंगिक हो गया, आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने उत्तर समर्थन में तर्क प्रस्तुत करें। गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है, बल्कि वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। 1951 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से विश्व एक ध्रुवीय बन गया है। मिस्र ने सुझाव दिया कि गुटबंदी समाप्त होने के वजह से गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य पूरा हो गया। अतः अब गुट निरपेक्ष आंदोलन को G77 के समूह में शामिल हो जाना चाहिए। फरवरी 1992 के पहले सप्ताह में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन निकोसिया में हुआ, जिसमें बदली परिस्थितियों में इस
आंदोलन की भावी भूमिका पर विचार हुआ। 1992 में इंडोनेशिया में 10वें शिखर सम्मेलन में अधिकतर सदस्यों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जारी रखने पर जोर दिया और इसके उद्देश्य में परिवर्तन करने को कहा। निम्नलिखित कारणों से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिक आज भी है। पहला, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे पूंजीवादी देशों से उसकी रक्षा के लिए आवश्यक है। दूसरा, नवोदित राष्ट्रों का संगठन होने के कारण इसकी प्रासंगिक आज भी है। इन राष्ट्रों का आर्थिक और राजनीतिक विकास भी परस्पर सहयोग पर निर्भर है। तीसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से निशस्त्रीकरण की आवाज़ उठाई जा रही है जो गुटनिरपेक्ष देशों को सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा, अधिकतर गुटनिरपेक्ष देश विकासशील या अविकसित है। सभी की आर्थिक समस्याएं समान हैं, अतः आपसी सहयोग में ही आर्थिक उन्नति की जा रही है। वर्तमान महाशक्ति अमेरिका के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए निर्गुट राष्ट्रों का आपसी सहयोग और भी अधिक आवश्यक है। यही कारण है। ठीक है ना। कितने प्रश्न हैं अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नों को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल में पहली बार हैं, सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।